आज सुनिए वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार उषा राजे सक्सेना की लिखी हुई कहानी और तुझे क्या चाहिए औरत। प्रवासी साहित्य को उदात्त ऊंचाइयों तक ले जाने वाली वो ऐसी लेखिका हैं जिनमें अपने को रेशा रेशा अभिव्यक्त करने की पारदर्शिता है। वे लीक से हटकर एक ऐसी एक्सप्लोरर कहानीकार हैं। उन्हें पढ़ना दो संस्कृतियों के सामंजस्य की उदात्त मानवीय अनुभूति से आप्लावित होना है। उषा जी की रचनाओं का मूल स्रोत ब्रिटेन भूमि पर बसे भारतीयों की विडंबनाएं और उनकी बदलती मानसिकता है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। और तुझे क्या चाहिए औरत। पहली बार घनश्याम ने उससे तब कहा था जब उसे लंदन आए सिर्फ 2 घंटे हुए थे। इस नए अंग्रेज़ी वातावरण में वो कुछ नर्वस और घबराई हुई सी थी। यूं भी ढेरों सपने तो उसने आंखों में पाले ही नहीं थे, पर फिर भी कुछ मीठी सी चाह तो मन में जरूर ही उमड़ आई थी। पर घनश्याम के उन 4 शब्दों ने जैसे उसे पथरीली और बंजर जमीन पर पटक दिया। फिर जो हल्का सा पिया मिलन का सरूर उसके हृदय में जगह बना रहा था, वो भी घुटते हुए आंसुओं में बह गया। घनश्याम एयरपोर्ट से सीधा उसे 84 फ्रेश वाटर रोड के उस पुराने से घर में लाया था जो उस समय उसे राजमहल जैसा नया निकोर सा लगा था। रास्ते भर घनश्याम एक शब्द नहीं बोला। उसने कोशिश की तो डबटते हुए बोला, स्टूपिड, देख नहीं रही है ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक्सीडेंट करवानी है क्या। 24 घंटे की जगी हवाई जहाज़ की गड़ गड़ और दिन रात का फ़र्क उसका दिमाग वैसे ही चक्कर-गिन्नी हो रहा था। उसे लगा वो होश भी खो बैठेगी। सरू तब सिर्फ 7 वर्ष की दुबली पतली बच्ची थी। वो गुड़ी मुड़ी उसी गोद में सोती रही और वो खुद जगती रही। घनश्याम का ऐसा रूप देखकर उसकी जबान को काट मार गया था। कैसे चलेगी जिंदगी इस पराए देश में। वैसे भी घनश्याम के आगे उसकी जुबान कभी खुली ही नहीं। शादी के बाद एक ही हफ्ते तो घनश्याम उसके साथ रहा। उस एक हफ्ते में उसने उससे सिर्फ देह की भाषा में ही बातें की। रात को देर से आना, सुबह जल्दी ही निकल जाना, जैसे मन ही मन कुछ पक रहा हो। माँ बाप की उसने कभी कोई परवाह नहीं की। किसी के काबू में आए तब तो। वो तेज़ मिजाज का और उद्दंड था। सीधे मुंह कभी किसी से बात नहीं करता था। घर में सबसे लड़ता झगड़ता रहता और फिर एक दिन दहेज में मिले उसके गहने और रुपए चुराकर 2 लाइन की एक चिट्ठी छोड़ वो इंग्लैंड भाग गया। घनश्याम के गायब हो जाने के 15-20 दिन बाद मंदा को जब पहली उल्टी आई तो सास ने उसकी तेज चलती नब्ज देखकर बताया कि वो गर्भवती है। सास और ससुर दोनों खुशी से झूम उठे। सोचा बाप बनने की खुशी में घनश्याम जरूर घर आएगा, बीवी और बच्चे को साथ लेकर इंग्लैंड जाएगा। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं थी। भगवान ने खाने पीने को बहुत कुछ दिया हुआ था। उसकी गोल मटोल खूबसूरत पोती और बहू बेटे के साथ लंदन में रहें, यही उनकी सबसे बड़ी चाह और खुशी की बात होगी। पास पड़ोस की देवर देवरानियां जब मंदा को दबी दबी जबान में बोलियां मारती और आपस में खुसुर फुसुर करती हुई कहती, सुना है घनश्याम ने गोरी पाल रखी है, 2 लड़के भी हैं, तो मंदा का कलेजा दहल जाता था। सास समझदार थी, हमेशा उसे दिलासा देती रहती कि भगवान तेरे सब्र की परीक्षा ले रहा है। भगवान पर आस्था रखते हुए अपने पर भरोसा रख मंदा। अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर और इस साल का फार्म भर दे। अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। अच्छे दिनों का इंतज़ार करते हुए अपनी पढ़ाई भी पूरी कर मंदा। वही ज़िंदगी में तेरा सच्चा साथी होगा। सरू उस समय 2 साल की थी जब उसने पहली बार BA फाइनल का फॉर्म भरा था। पहली बार कुछ नंबरों से फेल हो गई। सास ने सरू को संभाला और कहा, दूसरी बार फिर फॉर्म भर। इस बार जब परीक्षा दी तो दूसरे नंबर से पास हो गई। बाद में BT की ट्रेनिंग भी कर ली। पड़ोस के स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई। घनश्याम का कुछ ठीक पता नहीं चल रहा था। पहले तो कभी कभार उसकी कोई चिट्ठी पत्री आ भी जाती थी, बाद में तो वो भी आनी बंद हो गई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि सरू के पैदा होने के 3-4 महीने बाद कोई अजनबी आकर 2.5 लाख रुपए एक चिट के साथ उनके घर पहुंचा गया, जिसमें धमकी के साथ लिखा था कि 50,000 खर्चे के लिए हैं और 2 लाख के गहने मंदा को बनवा देना। यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं फलते हैं, वो हाड़ तोड़ मेहनत करता है।
बाप रे, इतनी दूर रहते हुए भी सबको धमकाता रहता है। हाँ, इतना अब ज़रूर हुआ है कि हर 5-6 महीने के बाद एक अजनबी उन्हें 50,000 रुपये दे जाता। उस अजनबी से कुछ पूछो तो कहता कि मैं तो जी हरकारा हूँ, मालिक ने बोला कि पैसा आपको दे दिया जाए, बस इतना मेरा काम है, मुझे और कुछ नहीं मालूम। अम्मा उससे चिट्ठियाँ लिखवाती रहती पर कोई जवाब नहीं। बाद में जब घर में फ़ोन लग गया तो अम्मा भी घनश्याम को धमकाने लगी। जवाब में कभी कहता, अभी मेरे खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, सारे पैसे तुम लोगों को भेज देता हूँ, मैं खुद फुटपाथ पर सोता हूँ, भला मैं 2 और प्राणियों को कैसे बुला लूँ। कभी कहता कि अभी पेपर्स तैयार नहीं हैं, तो कभी कहता कि पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ। इस तरह 7 वर्ष गुजर गए। फिर जब सास ससुर ने जहर खा लेने की धमकी दी और अचानक ही ससुर का हार्ट फेल हो गया, तो उसने उसे और सरू को बुलाने के लिए स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन के कागज़ पत्तर पोस्ट से भेज दिए, पर खुद नहीं आया। और तभी अचानक गाड़ी झटके के साथ रुक गई और वो घनश्याम की दुनिया में लौट आई। लाल ईंटों से बने एक से दिखते घरों के बीच 84 नंबर का घर का गेट खोल घनश्याम ने चाबी से घर का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर रखी बड़ी सी कचरा पेटी के बारे में मंदा को बताया तो उसका दिमाग ही चकरा गया। आंखें झुकाए वो बस उसे सुनती रही। वैसे भी उसे घनश्याम से हमेशा डर लगता रहा है। उसकी आवाज़ कड़क थी, आज तो आखंड दहशत में थी। कैसा तो अंग्रेज़ साहबों जैसा गोरा चिट्टा हो गया है, ऊपर से काला लंबा कोट, हैट, गले में मफलर, हाथ में दस्ताने, शटर पटर बात बात में अंग्रेजी बोलता है, एकदम अजनबी सा। क्या पता किस बात पर भड़क जाए, इसलिए पहले तो चुप ही रही। फिर धीरे से बोली, कचरा पेटी? ये तो इतना सुंदर और कीमती है जी, इसमें तो कपड़े लत्ते खाने दाने तक रखे जा सकते हैं। बेवकूफ़, अकल की दुश्मन, जितना बताऊं उतना ही समझा कर। यहाँ रहने सहने के अपने अलग तरीके हैं, कपड़े रखने के वार्डरोब होते हैं। वो क्या होता है जी? उसने मन ही मन सोचा। सुन, यहाँ कानून बड़ा सख्त है औरत, गलत काम करेगी तो सीधा जेल जाएगी। ये पेटी तेरे बाप की नहीं है, ये काउंसिल की प्रॉपर्टी है। उसने उसे डराया, वो और डर गई थी। ये कहाँ आ गई? अब मर, पहले नहीं सोचा। कागज़ पत्तर देखते ही पगला गई, आने के लिए उतावली हो गई थी। वो भी क्या करती, सास ने भी धक्का दिया। पास पड़ोसियों के ताने खा खा कर कलेजा वैसे ही छलनी हो चुका था। आगे सरू भी बड़ी हो रही थी, ठीक तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई उस छोटे से शहर में कहाँ होती। ठीक है, अम्मा लोगों के कहने सुनने की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करती, पर उसे पता है पास पड़ोस के मर्द और छड़े उसे किस नज़र से देखते थे। यहाँ अपना घर है, रह लेगी जैसे भी होगा, सब सीख जाएगी, पढ़ी लिखी है, अंग्रेज़ी बोल लेती है, अब जो होगा देखा जाएगा। इंसान रेत रेगिस्तान में रह लेता है, फिर ये तो घर है, सीख जाएगी सब कुछ। तमाम डरों के बीच भी उसने अपने मन को समझाते हुए दृढ़ संकल्प लिया, मुझे समझदारी और हिम्मत से काम लेना है। इसकी बातें तो एक कान से सुननी और दूसरे से निकाल देनी है। जाने इसके मन में क्या चलता रहता है, कभी सहज हो ही नहीं पाता है। मेरी बातें ध्यान से सुन गंवार औरत, अब चल तुझे सारे घर का भूगोल समझा दूँ। उसके समझ में कुछ नहीं आया। सोचा, भूगोल तो दुनिया का होता है, घर का भूगोल क्या? तमाम दहशतों के बीच भी वो मन ही मन हंस पड़ी। हाँ जी कहकर वो साए की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घनश्याम उसे एक एक करके सारे कमरे, वार्डरोब, क्लोजेट्स, नॉब और स्विचेस वगैरह दिखाता रहा, खासकर गैस, किचन कैबिनेट, टॉयलेट, शावर और उनके इस्तेमाल करने के तरीके और उनकी साफ़ सफाई। ये तो सारा घर ड्राइंग रूम जैसा लगता है जी, पाखाना से रसोई तक कैसा चमचमा रहा है। पर आप देखते जाना, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखूँगी। उसने हिम्मत करके आंखों के कोर से घनश्याम को छुप छुप कर देखते हुए कहा। घनश्याम की देह गंध रह रहकर उसे भरमा रही थी। 7 सालों से वो इसी देह गंध के लिए तड़प रही थी। कैसी गंवार है, टॉयलेट और किचन, घनश्याम ने उसे घुड़कते हुए सुधारा।
फ्रिज में तंदूरी चिकन और रुमाली रोटियां पड़ी हैं, खा लेना, फिर साफ सफाई करके सो जा। लड़की तो सो ही गई है, कल संडे है, आराम कर, चीज़ों को समझ और परख। परसों उसका स्कूल में नाम लिखाना ज़रूरी है। वो देख, वो जो हरा सा गेट दिख रहा है ना, लेफ्ट में नुक्कड़ पर। उसने खिड़की से उसे दिखाते हुए कहा, वही ग्रेवनी स्कूल है, वहीं चली जाना। पासपोर्ट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर ले जाना, वरना सोशल वर्कर घर में धमक जाएंगी। घनश्याम ने टॉप कोट पहनते हुए कहा। आप किधर चले जी? मुझे क्या स्कूल अकेले जाना पड़ेगा? वो डरते हुए बोली। मैं तेरा नौकर हूँ, यहाँ हर किसी को अपने काम अपने आप करने होते हैं, समझी? शायद रात की ड्यूटी होगी, मंदा ने सोचा, इसीलिए जल्दी मचा रहा है। कोई बात नहीं जी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास है ना, ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लूँगी। खबरदार जो मुझे फ़ोन किया, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, समझी? वो नंबर अब काम नहीं करता है। अपने काम अपने आप करना सीख और अपने आप जीना सीख, समझी? आंखें तरेरता चेहरे पर आई सख्ती को और बढ़ाता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, मुझे काम करना होता है, सब देख समझ ले। घर भाड़े पर है, कोई तोड़फोड़ की तो तुझे ही भरना पड़ेगा। आप जा कहाँ? वो अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि वो घुड़का। घर मकान कपड़ा लत्ता दाना पानी सब है, और तुझे क्या चाहिए औरत? बहुत चपड़ चपड़ मत कर, वरना वापस भेज दूंगा। उसे घुड़कने के बाद घनश्याम ने अपने आप को संयत करते हुए सोचा, सब कुछ इतना नया नया है, पता नहीं इसे कुछ ठीक से समझ भी आया है या नहीं। एक बार फिर उसे घर का चक्कर लगवाना ठीक रहेगा। मंदा फिरकनी की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रही। ऊपर से इंसान खुद को चाहे जितना तराश तराश ले, पर अंदर का उसका रख रखाव नहीं बदलता है। मंदा मन ही मन सोच रही थी। उधर घनश्याम मन ही मन सोच रहा था, शायद अब तक के उसके कड़क और रूखे व्यवहार ने मंदा के मन में उसके लिए जरूर वितृष्णा पैदा कर दी होगी, और धीरे धीरे वो उसके मन से उतरता जा रहा होगा। वो आश्वस्त था कि मंदा पहले से कहीं अधिक परिपक्व और समझदार है, वो अपना जीवन जरूर संवार लेगी। घनश्याम ने पलंग पर सोई सरू को देखते हुए कहा, और देख, लड़की को जल्दी अलग कमरे में सोने की आदत डाल। इस कंट्री में बच्चे अलग कमरे में सोते हैं। शायद इसके दिल में भी कुछ हो रहा है, ऊपर से सख्ती दिखा रहा है। मंदा बात के पीछे छिपे अर्थ को समझकर दुल्हन की तरह शर्मा गई। उसे वे रातें याद आ गईं जब उतावला घनश्याम उसे अकेले पाते ही अपने बलिष्ठ हाथों में उठा, बाहों में कसता मसलता, पलंग पर पटक उसके अंग अंग पर मुंह होंठ रगड़ता, काटता नोचता खसोटता, उसके अंदर अमृत सुख का सोता बहा देता था। घनश्याम के बदन की गंध और नज़दीकी इस समय मंदा के रेशे रेशे में बिजलियां भर रही थीं। वो देह सुख के लिए विवल हो उठी। ये घनश्याम मुझे इस तरह क्यों सता रहा है? क्यों नहीं पहले की तरह झपट्टा मार कर मुझे दबोच लेता है? वो तो कब से लरज रही है कि घनश्याम उसे कोई इशारा तो करे। सरू की छोटी सी देह पलंग पर गुड़मुड़ पड़ी हुई थी। उसने घनश्याम से किसी नई नवेली दुल्हन की तरह झिझकते हुए कहा, ये तो ऐसे ही गहरी नींद में सोती है जी, रात को जगती भी नहीं। आप चाहो तो उसे दूसरे कमरे में सुला दो। नहीं नहीं, सोने दे उसे, मत जगा। ठीक है जी। उसने कामना और उत्तेजना से आरक्त हुआ है अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकते हुए, लरजते, चुगलियाँ करते, कंपित देह को नियंत्रित करते, सधी हुई आवाज़ में कहा, कोई नहीं जी, आज रात हम ही टेडी बियर वाले कमरे में सो जाएंगे। घनश्याम उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ खुली नंगी खिड़कियों को देखते हुए बोला, अरे हाँ, तुझे मैंने पर्दे डालना तो बताया ही नहीं। यहाँ शाम होते ही हर कमरे के पर्दे डाल देते हैं। घर की रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। पर्दों की डोरियां खींचने के लिए जैसे ही घनश्याम ने बाहों को मोड़ा, उसी कोहनी पीछे खड़ी मंदा के धड़कते सीने के उभार को खींच गया। मंदा लरज गई। उसकी सांस 2400 हॉर्स पावर के इंजन से तेज चलने लगी। बिजली सी तड़प कर वो बिस्तर पर निढाल गिर पड़ी। घनश्याम पर्दों की डोरियां खींच जब पलटा तो देखा कि मंदा बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी। घनश्याम पल भर को तो विचलित हो उठा, पर जल्दी ही उसने अपना संतुलन बना लिया। सो गई क्या? उसने मंदा के पैर के अंगूठे को हिलाते हुए कहा, अभी तुझे और भी बहुत सारी बातें बतानी हैं, उठ। उसने टॉप कोट के बटन लगाते हुए गले में स्कार्फ डाला और जेब से दस्ताने निकालकर हाथों में डालने लगा।
अचानक मंदा तकिए को गोद में लेकर उठ बैठी। आप इतनी रात कहाँ जा रहे हो जी? आज पहला दिन है, मंदा ने हिम्मत करके मनोहार करते हुए कहा। अरे कमाल करती हो, सब कुछ तो है यहाँ, और तुझे क्या चाहिए? बेवकूफ़ औरत, कल आऊँगा फिर सिर फोड़ने किसी समय। भौहें चढ़ाते हुए खुद पर काबू करता हुआ जल्दी से घनश्याम ने कहा और सीढ़ियाँ उतरता हुआ दरवाज़ा भीड़ कर बिना मुड़े चला गया। और तुझे क्या चाहिए? और तुझे क्या चाहिए? और तुझे क्या चाहिए औरत? जैसे मेरी कोई भावना नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। बुदबुदाती हुई मंदा थोड़ी देर बुद्ध बनी बैठी रही, फिर भट्टी से दहकते चेहरे पर बिना किसी सूचना के गालों पर छन्न छन्न गर्म आंसू टप टप टपकने लगे। कमबख्त ये आंसू भी ना, और बेदर्दी से उसने उन्हें उंगलियों के पोर से पोंछ दिए। पता था सब कुछ, पर फिर भी चली आई नामुराद जलील होने के लिए। उसने खुद को कोसा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि घनश्याम उसे सामने पाकर भी ऐसा पत्थर सा निर्लिप्त होगा। 7 साल वो अपने कमबख्त देह को जेठ देवरों और मनचले पड़ोसियों से बचाती फिरी, किस लिए? चलते वक्त सास ने कहा था, घनश्याम का मिजाज तो तू जानती है, उसने कमरे ने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, पर तू धीरज से काम लेना। तूने अपनी सेवा से यहाँ सबका मन जीत लिया है, मेरा आशीर्वाद अकारत नहीं जाएगा। घनश्याम एक दिन रास्ते पर आ जाएगा, मैं यहाँ तेरे लिए मंदिर में माथा टेकती रहूँगी। रो मत पगली, हिम्मत से काम लेना, तू पढ़ी लिखी समझदार है। जब पहचाने हुए सारे रास्ते खो जाते हैं तो इंसान को नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। सोचते सोचते मंदा को नींद आई ही थी कि सरू ने उसकी बाहें हिलाते हुए कहा, मम्मी मम्मी उठना, हम लंदन आ गए क्या? ये हमारा घर है क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं? मंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, सरू को क्या बताए, कैसे बताए वो उस नन्ही सी बच्ची को कि हम तार से गिरे और खजूर में अटक गए बच्चे। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर हंसी लाते हुए बोली, तेरे लिए बाहर से कुछ सामान लाने गए हैं, दोपहर में आएंगे। पापा जब आएँ तो खूब प्यार करना, अच्छा? हाँ मम्मी, ये भी कोई कहने की बात है, मैं तो उनके गोद में चढ़ जाऊंगी और खूब पुच्चियाँ दूंगी। मम्मा अभी तो भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे हाँ चल आ जा, तेरे लिए पापा तंदूरी मुर्गा लाए थे। सरू की आंखें फिर नींद से बोझिल होने लगी थी। उसने मुर्गी खाई और फिर गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन दोपहर बाद घनश्याम आया। उसके हाथ में खाने के 2-3 पैकेट थे। उन्हें किचन टॉप पर रखते हुए बोला, मैं किसी और शहर में काम करता हूँ और वहीं रहता हूँ। 3 महीने का एडवांस किराया दिया हुआ है इस मकान का। खाने पीने का सारा सामान लॉर्डर में है। फिर ऊपर से खाने और रसोई का सारा सामान तू अपने साथ 4 बक्सों में अनाज, दालें और कपड़े लत्तों के साथ भर कर लाई ही है। उनसे काम चला। फिर जाते जाते बोला, सुन, कल सवेरे 8:30 बजे जब पास पड़ोस के बच्चे स्कूल जाने लगें तो तू भी लड़की को लेकर उनके साथ चली जाना। स्कूल के ऑफिस में जाकर लड़की का दाखिला करा देना। और देख, फिर से याद दिलाता हूँ, पासपोर्ट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट साथ ले जाना मत भूलना। यहाँ स्कूलों में फीस नहीं लगती है, किताबें भी वही लोग देते हैं। और देख, इस बीच तमाम औरतों और माँओं से पता करके किसी फैक्ट्री या हिंदुस्तानी दुकान में काम ले लेना। यहाँ कोई खाली नहीं बैठता है। और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि चलते चलते 10-10 के 10 नोट और कुछ छुट्टे मेज पर रखते हुए बोला, और तुझे क्या चाहिए औरत? और फिर बिना उसकी ओर देखे एक पल में बाहर निकल गया। मंदा सन्न रह गई। उसका मन किया कि भागकर घनश्याम को पकड़ ले और एक बार मनोहार करती हुई कहे कि मुझे आप चाहिए, मुझे सरू का पापा चाहिए, पर वो मूर्ति सी खामोश खड़ी रही। घनश्याम ने सुनना तो था नहीं। आगे वो और ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करता और सरू जग जाती। 7 साल वो उसके बगैर रही है और अब आगे भी रह लेगी। आखिर उसकी भी कोई आन है, इज्जत है। नहीं रहना चाहता है मेरे साथ तो ना रहे, गोरी के साथ रहना चाहता है तो रहे, मुझे क्या। सोचते हुए उसने दुपट्टे के कोर से आंखें पोंछी। फिर सोचा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई जाहिल तो हूँ नहीं। अपनी जगह इस दुनिया में आप बनाऊंगी, किसी के मोहताज नहीं रहूँगी। मंदा रोती जाती, साथ में तरह तरह के संकल्प लेती हुई जल्दी जल्दी घर का सारा सामान करीने से लगाती जाती। फिर कभी रुक जाती और कभी आईने में खुद को देखती और स्वयं को समझाती।
कभी एकदम से सरू का ख्याल आ जाता तो सोचती सरू उठेगी और पापा के बारे में पूछेगी तो क्या कहेगी। कभी सोचती क्या अम्मा को कुछ बताने की ज़रूरत है। नहीं, अभी नहीं। अम्मा कुछ कर तो सकेंगी नहीं, नाहक परेशान होंगी बस। अचानक जाने क्या मन में आया कि सारे काम छोड़कर उठी, जल्दी से घर का एक चक्कर लगाया और खुद से बोली, अभी तो ज़रूरत की सभी चीज़ें घर में मौजूद हैं। उसकी और सरू की तो वैसे भी कम में रहने की आदत है। गहनों और इधर उधर से खरीदे और जोड़े हुए पौंडों की एक पोटली जो चलते चलते सास ने उसे संभलवाए थे, उन्हें वो थोड़ी देर हाथ में लिए खड़ी रही। फिर अचानक पोटली छोड़ जल्दी से अपने टीचर्स ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट को फाइल में से निकाल कर सीने से लगाते हुए खुद से कहा, तुम हो मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरे जीवन भर की इंश्योरेंस मनी। सच, पढ़ाई लिखाई ही सबसे बड़ा धन है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता है। उसे अम्मा की याद आई और उसने झटपट गालों पर झर झर बहते आंसू पोंछे और फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ मुस्कुराई, मैं स्वयं सिद्धा हूँ। क्यों हूँ ना? फिर सस्वर बोली, ये आंसू भी ना बड़ी बेकार की चीज़ हैं, इनसे आज तक कोई काम नहीं निकला है। उसे अपने आप को ही नहीं सरू को भी टूटने से बचाना होगा। उसने सावधानी के साथ फाइल में सरू का पासपोर्ट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के साथ अपना पासपोर्ट और डिग्रियां भी संभाल कर रख ली। घनश्याम तो हमेशा से ऐसा ही था, ये कोई नई बात तो है नहीं। फिर तू अपने आप में पूरी की पूरी भरी पूरी जिंदा औरत है। अपने लिए जीना सीख, सरू के लिए जीना सीख, तू स्वयं सिद्धा है। मंदा ने स्वयं सिद्धा शब्द इस तरह उच्चारित किया मानो यही उसका नाम हो। सोचते सोचते जाने कब वो सरू के पास जाकर लेट गई। उधर मंदा की खूबसूरत देह यष्टि, कामना से आरक्त चेहरा, आसक्त आँखें, नन्ही कोमल कोमल सुंदर सोहनी घनश्याम को क्या कम विचलित कर रही थी। इससे पहले कि वो मंदा के चुलबुलाते देह को अपने हाथों में उठाकर सीने से लगाने की गलती करता, वो जल्दी से जल्दी मंदा के पास से भाग जाना चाहता था। वो भी मजबूर है। उस रईस औरत पेमेला के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते करते कब वो उसका सहचर प्रेमी बन गया और उपहार में उससे एड्स ले आया, उसे पता ही नहीं चला। बुखार और सिर दर्द के साथ साथ उसका वजन भी तेजी से घट रहा था। क्या जाने कब उसका डॉक्टर उसे अस्पताल में भर्ती करा दे। सोचते हुए उसने गाड़ी का एक्सेलेटर कुछ इस तरह दबाया मानो वो जिंदगी की रेस कर रहा हो। सोमवार को सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 बजे ही सरू उठ बैठी। उठते मंदा को हिलाते हुए बोली, मम्मी मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा ने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। मंदा को नींद कहाँ आ रही थी, वो भी झट से उठ बैठी और सरू को बाहों में लपेटते हुए बोली, हाँ बेटा सरू, अपनी घड़ी में देख आज तारीख और दिन क्या है। ज़रा बता तो सही, हम भारत से कब और किस तारीख को चले थे? तू पूरे 48 घंटे सोती और जगती रही है। अरे मम्मी सच, मैं पूरी 2 दिन सोती रही, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तू उठी थी मेरी बच्ची, खाना खाया, पानी पिया और सोनिया बुआ की बेबी की तरह फिर सो गई। इतनी लंबी यात्रा के बाद तो ऐसा होता ही है। पूरे 5.5 घंटे का फ़र्क है ना टाइम का। फिर यहाँ दिन भी कितनी जल्दी हो जाता है। देखना अभी सुबह के 4 बजे हैं और कैसा सुंदर दिन निकल आया है। देखना कैसा खूबसूरत दिन है, सूरज भी चम चम चमक रहा है। हाँ हाँ, वो सब तो मुझे पता है, मैम ने मुझे सब बता दिया था। जाड़े में सब इसका उल्टा हो जाता है। पर मम्मा पापा कहाँ हैं? क्या वे इतनी जल्दी काम पर चले गए? हाँ बेटा, उनकी नौकरी किसी दूसरे शहर में लग गई है, उन्हें जाना पड़ा। देखना कितना सुंदर कमरा सजाया है उन्होंने तेरे लिए। उन्होंने कहा है कि आज ही तेरा दाखिला स्कूल में करा दूँ। और मम्मा, मैं तो पापा के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ मेरी रानी बेटी, हम उनकी ढेरों बातें करेंगे पर अभी नहीं। पापा ने कहा है सबसे ज़रूरी काम तेरा एडमिशन, वरना मुश्किल हो जाएगी। इधर देख कैसी उजली डबल रोटी है, मैं तेरे लिए अंडा और टोस्ट बनाती हूँ। तू तब तक ब्रश करके तैयार हो जा। अरे तूने अपना कमरा तो देखा ही नहीं, यहाँ तेरा अलग कमरा है, देख कितने टेडी बियर हैं। बियर नहीं मम्मी, बियर। मंदा हंस पड़ी। अरे हाँ, तू तो अभी से अंग्रेज़ों जैसा बोलने लगी है। ब्रेकफास्ट के बाद मंदा और सरू दोनों ने मिलकर बेडरूम ठीक किया। मंदा बर्तन धोती तो सरू पोंछ कर उसे डिश रैक में लगाती रही। मम्मी, यहाँ तो काम करने में बड़ा मज़ा आएगा, सब कुछ साफ़ सुथरा जो है।
पापा जब यहाँ आएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ बेटे, अब 8 बजने वाले हैं, हम स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। 8:30 बजे स्कूल के लिए निकल पड़ेंगे। उसे सरू के कमर में हाथ डालते हुए खिड़की से उसे ग्रेवनी स्कूल का गेट दिखाया और कहा, चल तैयार होकर हम नीचे गार्डन में गेट पर खड़े हो जाएंगे और जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलेंगे हम भी उनके साथ बातचीत करते हुए स्कूल को चल पड़ेंगे। जब तक तैयार होकर सरू और मंदा नीचे आए, बच्चों का पहला झुंड जा चुका था, दूसरा झुंड आ रहा था। इसके पहले कि मंदा आगे बढ़ती, सरू बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। मंदा भी उनके साथ हो ली। तभी एक बच्चे ने सरू के लंबे काले लहराते बालों को छूकर कहा, हाय, आर यू कमिंग टू ग्रेवनी स्कूल? यस, आई एम ए न्यू गर्ल. दिस इज माई मदर मंदा. I can see that. I will show you Miss Martin's office. Thank you. My name is Sareen. You can call me Saru. I am Jackson, but you can call me Jay. What a beautiful name. Do you know that Jay means victory? Saru ने कहा. Of course, I know. My teacher is Indian. She told me. She has long black hair like you and I love her. She is wonderful. साथ चलती हुई मंदा बच्चों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी कि देखो बच्चे कितने अच्छे, सच्चे और निडर होते हैं और हम वयस्क ही हर वक्त न जाने क्यों इतने घुन्ने, आतंकित और डरे डरे रहते हैं। सरू को देखकर मंदा ने भी 2-4 लोगों से हाय हेलो किया। लगभग हर किसी ने उससे सहजता से बातें की। मंदा का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने हाथ में पकड़ी फाइल को एक नए उत्साह और निश्चय के साथ सीने से लगाया और साथ चलते, माता पिता और बच्चों से बातें करती वो ग्रेवनी स्कूल के गेट तक पहुंच गई। सामने सुबह का उगता सूरज, स्कूल का हरा फाटक, मैदान में खेलते बच्चे, साथ चलते लोग। उसे लगा वो अकेली नहीं है। लोग चल रहे हैं, वो उनके साथ चल रही है। उसे लगा न जाने कितने बंद दरवाजे धीरे धीरे उसके लिए खुलते जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी और तुझे क्या चाहिए औरत। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके ही कहानियाँ सुनें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।